प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयाना। इस समय आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एशिया का मानचित्र प्रदर्शित किया हुआ है। इस मानचित्र में एशिया के मत्स्य क्षेत्र फिशिंग एरियाज को इसमें दिखाया गया है। आज हम एक खाद्यान्न के प्रमुख स्रोत मत्स्य और मत्स्य के प्रकार, मत्स्य के पाए जाने वाले स्थल और अन्य उसके आयामों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। दुनिया भर में खाद्यान्न जो हैं वो गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का आदि तो हैं ही। ये सब शाकाहारी लोगों के खाद्यान्न हैं, लेकिन एक खाद्यान्न या भोजन के रूप में मछलियों को भी विविध स्थानों पर या विभिन्न लोग आहार बनाते हैं। सामान्यतः विश्व में विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। कुछ मछलियाँ फ्रेश वाटर की होती हैं, ताज़ा जल की, जो कि झीलों में पकड़ी जाती हैं, मीठे पानी की झीलों में। समुद्र की जो मछलियाँ हैं वो मुख्यतः शीतोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पकड़ी जाती हैं और उनके कुछ विशिष्ट स्थल भी हैं जहाँ पर मछलियों की उपलब्धता है। तो आज हम उन्हीं क्षेत्रों को, और मछलियाँ प्राय एक ही प्रकार की नहीं होती हैं। हम देखते हैं कि मछलियाँ व्यापारिक और खाद्यान्न के रूप में जो इस्तेमाल की जाती हैं, हालांकि मछलियाँ तो की प्रकार तो लगभग 40,000 प्रकार की मछलियाँ होती हैं, लगभग 40,000 प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन जो खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं मछलियाँ, वो कुछ विशिष्ट प्रजाति की होती हैं, जिनमें हेरिंग, ये मछलियों की प्रजाति है, सार्डिन, एंकोविच, कॉड, हैक, हैडॉक, पोलैक, वेनिटी, टुना, स्नैपर, वास, सालमन भी एक प्रकार है। ये विविध प्रकार की मछलियाँ सामान्यतः खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल या खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। मछलियाँ सामान्यतः झुंडों में मिलती हैं और एक ही जगह पर मछलियों को पकड़ा जा सकता है। मछलियों को भोज्य पदार्थ के रूप में इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि मछलियों से विभिन्न खनिज तत्व प्राप्त होते हैं, जिनमें आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, तांबा, फास्फोरस आदि। इसके साथ ही मछलियों से तेल प्राप्त होता है, जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी की अधिकता मिलती है। खाद्यान्न के रूप में उपयोग जो होता है, उसके अतिरिक्त तेल तथा उर्वरकों के निर्माण में मछलियों का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः मछलियाँ जिन सागरों में मिलती हैं, और हम ये कह सकते हैं कि सभी सागरों में मिलती भी नहीं हैं, तो उसके लिए कुछ कारक हैं जो मत्स्य क्षेत्र के निर्धारक होते हैं। उनमें पहला हम कह सकते हैं कि प्लैंकटन की कितनी आपूर्ति है किसी समुद्री क्षेत्र में। प्लैंकटन एक समुद्री प्लवक होते हैं जो कि मछलियों के खाद्य स्रोत भी हैं। ये सूक्ष्म जीव और पादप होते हैं जिनको मछलियाँ प्राय खाती हैं, मछलियाँ अपना भोजन बनाती हैं। तो जिस समुद्र क्षेत्र में और प्लैंकटन की पर्याप्तता होगी, वहाँ मछलियों की आपूर्ति भी सामान्यतः अधिक होगी। इसलिए प्लैंकटन जिन समुद्री क्षेत्रों में अधिक मिलता है, वहाँ मछलियों की आपूर्ति अधिक होती है। प्लैंकटन के लिए भी आवश्यक है कि सूर्य की किरणें आसानी से जल में पहुँच जाएं और प्लैंकटन के लिए खाद्य सामग्री भी मिलती रहे। ये सामान्यतः महाद्वीपों के मग्न तटीय स्थलों पर
द्वीपीय मग्न तट क्षेत्रों में प्लैंकटन की पर्याप्तता अथवा अधिकता रहती है। दूसरा हम कह सकते हैं जलवायु। जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो मत्स्यन को प्रभावित करता है, फिशिंग एरियाज को प्रभावित करता है। सामान्यतः जो मछलियां हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती हैं और इनका उन्हीं क्षेत्र में सामान्यतः अधिकतम उपयोग होता है खाद्य के रूप में, यानी कि क्षेत्र और उस क्षेत्र के लोग भी मत्स्यन पर खाद्यान्न के रूप में अधिक इस्तेमाल करते हैं अथवा निर्भर हैं। मछली व्यवसाय हेतु अधिकतम तापमान जो है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। साथ में गर्म क्षेत्र की मछलियां अधिक समय तक नहीं रखी जा सकती हैं, क्योंकि ऐसे में मछलियों में सड़न उत्पन्न होने लगती है। इसलिए मछलियां शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा प्राप्त होती हैं और ठंडे प्रदेशों की जो मछलियां हैं वो लंबे समय तक रखी जा सकती हैं या लंबे समय तक उपयोग की जा सकती हैं शीत क्षेत्रों की मछलियां। ठंडी जलवायु में मछलियां भी एक समूह के रूप में पाई जाती हैं और उनको पकड़ने में सुविधा रहती है, ख़राब नहीं होती हैं, उनमें बैक्टीरिया जल्दी उत्पन्न नहीं होते हैं। तीसरा जो कारक है वो है छिछले समुद्र, शैलो सी। छिछले समुद्र जो हैं वो मत्स्य उत्पादन के केंद्र हैं, यानी कि जो समुद्र में जो सूर्य का जो प्रकाश है वो 200 मीटर की गहराई से ज़्यादा नहीं जा पाता है। तो प्लैंकटन के लिए और मत्स्यन के लिए, मछलियों के लिए सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे में 200 मीटर की गहराई तक या 200 मीटर तक ही मछलियां अधिक मात्रा में मिलती हैं। गहरे समुद्रों में जो मछलियां हैं वो अपने अंडे शांत समुद्री क्षेत्र में देती हैं जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच सके, यानी कि सूर्य का प्रकाश पहुंच पाना बहुत ज़रूरी है और ये 200 मीटर के आसपास ही रहता है। चौथा जो है एक महत्वपूर्ण कारक मत्स्य उत्पादन का वो है नदियों के ज्वार नदमुख मुहाना, यानी एस्चुरी एरिया। नदियों का ज्वार नदमुख मुहाना, तो एस्चुरी, रिवर एस्चुरीज बोलते हैं जिनको। तो नदियां अपने साथ विभिन्न खाद्य पदार्थ बहाकर लाती हैं, क्योंकि नदियां दूर दराज के एरिया से और विभिन्न ह्यूमस तत्व खाद्य पदार्थ लाती हैं। तो जिस मुहाने पर, जिस डेल्टा में वो नदियां गिरती हैं वहाँ पर मछली उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर नदियों के द्वारा भोज्य पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है। तो ऐसे क्षेत्रों में मछलियों की आवक अधिक रहती है। पांचवा हम कह सकते हैं कि समुद्री जो धाराएं हैं वो भी मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समुद्री धारा, ओशियन करंट, और सामान्यतः जैसे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, ये दो जलधाराओं का जहाँ पर मिलन होता है ठंडी और गर्म जलधारा का, वहाँ पर मत्स्य उत्पादन का अधिक क्षेत्र होता है और महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि क्यूरोसीवो और क्यूराल की धारा, जैसे प्रशांत महासागर में क्यूरोसीवो और क्यूराल की धारा का जहाँ मिलन होता है, जो कि जापान के आसपास है, क्यूरोसीवो क्यूराल की धारा। इसी प्रकार हम अटलांटिक महासागर में देखते हैं कि गल्फ स्ट्रीम की धारा उष्ण प्रकार की है और लेब्राडोर की धारा ठंडी प्रकार की है। तब दोनों जलधाराओं के पानी का मिलन होता है, उस क्षेत्र में प्लैंकटन की अधिकता हो जाती है और वहाँ पर मत्स्य उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। ऐसे क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के बहुत बड़े केंद्र माने जाते हैं। जैसे अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक बहुत ही प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादन का केंद्र है, ग्रांड बैंक। इसी प्रकार उत्तरी सागर में डॉगर बैंक, ऐसे कुछ केंद्र हैं। तो समुद्री धाराओं का संगम जहाँ पर होता है, और विशेष रूप से ठंडी और गर्म जलधारा, विविध स्वभाव की जो गर्म जलधाराएँ और ठंडी जलधाराएँ का मिलन होता है, वहाँ पर मत्स्य उत्पादन का बड़ा केंद्र देखने को मिलता है।
इसके बाद इन सब केंद्र बिंदुओं को अतिरिक्त एक बहुत बड़ा जो बिंदु है वो है जनसंख्या की अधिकता, कि उसको उपभोक्ता भी तो होना चाहिए उसका, कि उपभोक्ता कितने हैं। ये जनसंख्या की अधिकता भी है कि कितने लोग हैं, जैसे जो जनसंख्या या कितने लोगों का जो आकार है वो मत्स्य उत्पादन पर या मत्स्य को खाद्यान्न के रूप में प्राप्त करने पर निर्भर है। सामान्यतः इसमें धार्मिक दृष्टिकोण भी देखा जा सकता है। कुछ धर्मों में, जैसे हिंदू धर्म, इसमें मांस को खाना वर्जित माना जाता है। तो धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो भी मत्स्य उत्पादन को प्रभावित करती हैं। शीत क्षेत्रों में या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार के जो लोग हैं जो रहते हैं, उनमें धर्म इस प्रकार मत्स्य को खाने की अनुमति देता है या बाधा नहीं बनता है। इसलिए चीन, जापान या यूएसए या यूरोप, इन देशों में और मत्स्य उत्पादन ज़्यादा फला फूला है। इसके बाद हम अगला यातायात एक केंद्र ले सकते हैं, एक अन्य साधन ले सकते हैं कि मत्स्य उत्पादन विभिन्न क्षेत्रों में होता है। उस मत्स्य को और दूर दराज से जो प्राप्त मत्स्य है उसको तटों तक या उपभोक्ता तक अथवा कह सकें मार्केट तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में यदि समय अधिक लग जाता है तो मत्स्य सड़न होने लगती हैं, मत्स्य में खराब होने लगता है, बदबू होने लगती है। इसलिए आवश्यक है कि तीव्र गति के और आधुनिक तरीके की टेक्नोलॉजी के उपकरण हों, साधन हों, ताकि उपभोक्ता तक और सुविधाजनक दृष्टिकोण से फ्रेश माल पहुंचाया जा सके। तो ये सब स्थितियां मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जो मछलियों के जो प्रकार हैं उनमें खाद्यान्न खाने योग्य जो मछलियाँ हैं वो तो मैंने आपको बता ही दी। अब कुछ मछलियों के मीठे जल की, जैसे मीठे जल की कुछ मछलियाँ हैं जो मीठे जल में मिलती हैं, और एशिया में भारत, चीन, जापान में इस प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं, फ्रेश वाटर में मिलती हैं। दूसरा, तटवर्ती क्षेत्रों की जो मछलियाँ हैं तटवर्ती क्षेत्रों में, ये लगभग 57% मछलियाँ तटीय क्षेत्रों से पकड़ी जाती हैं, यानी सर्वाधिक मात्रा में जो मछलियाँ हैं वो तटवर्ती क्षेत्रों से पकड़ी जाती हैं। और समुद्री क्षेत्र की मछलियाँ, जिसमें कुल पकड़ी जाने वाली जो मछलियाँ हैं उसका 80% जो मछलियाँ हैं वो समुद्री क्षेत्र की मछलियाँ हैं। शेष जो 20% है वो फ्रेश वाटर या मीठे पानी की मछलियाँ हैं। इस प्रकार हमने देखा कि एशिया में जो आपको इस मानचित्र में एक शेडिंग दिख रही है, यहाँ से हिंद महासागर के उत्तर से और भारत होते हुए, बंगाल खाड़ी होते हुए और इधर पूर्वी द्वीप समूह और सुमात्रा, इधर चीन की तटवर्ती के बाद और रूस, जापान, इन क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के तटवर्ती हिस्सों में। तटवर्ती हिस्सों से भारी मात्रा में मत्स्य का पकड़ा जाना संभव होता है, क्योंकि उथला समुद्र है और प्रकाश की मात्रा, सूर्य प्रकाश की मात्रा मिलती रहती है। इस कारण मत्स्य उत्पादन के तटवर्ती क्षेत्र बड़े केंद्र हैं। अब हम आगे के वीडियो में और ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार अन्य जो देश हैं, चाहे वो भारत है, जापान है, चीन है, फिलीपींस है, उनमें कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर मत्स्य उत्पादन होता है और इसका वितरण, साथ ही खाद्यान्न उन देशों की कितनी जनसंख्या इस पर निर्भर करती है।